हम्म, ऐड करते चले गए। ये जो रह गया पेज, इतना ऐड हो गया झूठ मूठ का। ये नहीं गया होगा, भेज देंगे। आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालना सिखाए थे कि इलेक्ट्रॉन जब भी लॉस होगा तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट से। यहाँ इलेक्ट्रॉन 4s में है और 3d में है, तो इलेक्ट्रॉन एक प्लस जो गया है वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट 4 से गया होगा, है ना। भरते 3d को है, लेकिन इलेक्ट्रॉन लॉस कहाँ से हुआ, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट से हुआ। ठीक है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल के पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक सीखे थे पिछले क्लास में। आज सीखेंगे रीजन फॉर स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। मतलब ये है कि कारण क्या है जिसके वजह से कहते हैं कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होता है और फुल फील्ड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होता है ना। ध्यान दे रहे हैं बातों पे। हाफ फील्ड और फुल फील्ड कंडीशन दो जगह पे आता है, एक क्रोमियम में, एक कॉपर में। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24, 1s2 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s2 3d4 होना चाहिए कन्फिग्रेशन, है ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है, और कन्फिग्रेशन इसका होता है ये 4s 1s2 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s1 3d5। ये गलत है और वो सही है, तो गलत इतना तक में ही है। 4s2 4s2 एस में मात्र एक ऑर्बिटल होता है, मात्र एक डिब्बा होता है, और डी में जो है 5 डिब्बा होता है, 1 2 3 4 5। इसमें एक इलेक्ट्रॉन नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है। वहां जो लिखा हुआ है उसमें 4s1 में भी एक इलेक्ट्रॉन है और डी का 5 ऑर्बिटल है, और पांचों में एक एक ऑर्बिटल एक एक इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। कहता है ये कन्फिग्रेशन ज्यादा स्टेबल नहीं होता है, वैसे लिख दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है। हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। सबसे पहले समझना है कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल होता क्या है। क्या होता है बच्चा, तो डी में 4 इलेक्ट्रॉन था, डी में 4, एस का एक इलेक्ट्रॉन उठा के यहां से उठा करके यहां रख दिया, तो डी में हो गया अब देखो 5। तब डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन जाता है, तो 10 में से हो गया 5, आधा हुआ या नहीं हुआ। इसी को कहते हैं हाफ फील्ड। कहता है कि जब घर इस तरह का बने तो एक एक आदमी हर घर में रहे, मतलब हर रूम में रहे, ज्यादा अच्छा होगा कि एक रूम खाली छोड़ के बाकी सब में रहे। ये रूम में खाली है तो इधर से चोर घुस जाएगा, है ना। तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी बढ़ाए, तो सबसे पहला रीजन क्या होता है इसमें,
रीजन सबसे पहला बहुत छोटा वाला रीजन कहते हैं कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यदि हाफ फील्ड ऑर्बिटल हम लोग कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा हो जाता है, सिमेट्रिकल हो जाता है। मतलब जो अरेंज्ड है वो और ज्यादा अच्छे से अरेंज्ड है ना। ये कहने का सिर्फ मतलब इतना सा बनता है कि जैसे ये क्लासरूम है, आधा बेंच खाली है, एक ही बेंच पे 10 बच्चा बैठने के लिए मारा मारी के लिए ना, हम भी गरीब बैठे, तो अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, दूसरा देखिए क्या है, ये वाला प्रॉपर रीजन उतना अच्छा नहीं है, दूसरा रीजन और अच्छा है। D4 कॉन्फ़िगरेशन, 3D4 कॉन्फ़िगरेशन। सुनिएगा, यहां बहुत बार सुनना है फिर लिखना है, समझ आ जाएगा। 1 2 3 4, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। कहता है कि इलेक्ट्रॉन ऑफ सेम स्पिन, इलेक्ट्रॉन ऑफ सेम स्पिन एक्सचेंज दियर पोजीशन इन द ऑर्बिटल, एक्सचेंज दियर पोजीशन इन द ऑर्बिटल। मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से अपना पोजीशन एक्सचेंज करेगा। मतलब तू यहां आ जाओ, हम वहां चले जाते हैं। ठीक है, सेम स्पिन वाला ही करेगा। फिर ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ एक्सचेंज करेगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ अपना पोजीशन को क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा। यानी बारी बारी से सब उसके बेड पे सोएगा और वो इसके बेड पे सोएगा, जैसे होता है यहाँ पे भी, है ना। शाम में अरे आज तुम इस पे सो जाओ, हम उस पे सो जाते। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन ऐसा करने में ना एनर्जी रिलीज करता है, क्योंकि बोर साहब थ्योरी में पढ़ाए थे कि इलेक्ट्रॉन जैसे ही अपने ऑर्बिटल को छोड़ के दूसरे ऑर्बिटल में जाएगा तो कुछ न कुछ एनर्जी को रिलीज करेगा। और देखना बच्चा, एनर्जी जब रिलीज होगा तो इस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी। और केमिस्ट्री में किसी मॉलिक्यूल का या किसी ऑर्बिटल का जितना कम हो जाए ना एनर्जी, उतना ज़्यादा अस्टेबल हो जाता है। जितना कम हो जाए एनर्जी उतना ज़्यादा, हाँ, जैसे आपके लिए कहा जाए कि आपकी एनर्जी बहुत कम हो जाएगी तो आप स्टेबल हो जाएगा। एनर्जी के लिए मान लो रुपया, यदि 10-20 हज़ार रुपया पैकेट में अभी ठूस दिया जाए तो रूम ना जाएगा, आदमी थोड़ा घूम के आते हैं, थोड़ा मॉल से हो आते हैं। इसमें आपकी स्टेबिलिटी नहीं थी ना, आपकी स्टेबिलिटी थी कि रूम में रह करके पढ़ाई करते। लेकिन आप घूम रहे हैं तो एनर्जी ज़्यादा है तो आपकी स्टेबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। उस तरह से समझना है, एनर्जी ज़्यादा मॉलिक्यूल रिएक्टिव हो जाता है। मारा मारी कर देख लेंगे हम तू कितना पानी में है, क्योंकि पैकेट में पैसा है। 10 ठो को बुला के समोसा खिला दे, मारे इतने में तो मारे हो जाता। बात समझ रहे हैं हम। एनर्जी नहीं रहेगा, स्टेबल रहिएगा। तो ऑर्बिटल के साथ भी वही है, जितना ज्यादा एनर्जी ये रिलीज कर देगा उतना कम एनर्जी पे आ जाएगा, और जितना कम एनर्जी पे आ जाएगा उतना ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो कितना एक्सचेंज कर पाएगा ये इससे एक्सचेंज करेगा, ये इससे अपना पोजीशन एक्सचेंज करेगा, ये अपना पोजीशन इससे एक्सचेंज करेगा। ये भाई साहब इसके यहाँ भी गया, इसके यहाँ भी गया, इसके यहाँ भी गया। कितना एक्सचेंज हुआ, 3। देखते रहिएगा अभी। 1 2 3 4, ये इसके यहाँ तो आया था, लेकिन ये इसके यहाँ तो नहीं ना गया था, तो ये अब जाएगा 1 2, और फिर एक ठो बच रहा होगा 1 2 3 4, ये इसके यहाँ जाएगा, वो इसके यहाँ आएगा। तो सब मिला के एक्सचेंज की संख्या क्या हुआ, मान लो कि एक एक्सचेंज में 10 जूल एनर्जी रिलीज होता है, तो कितना एनर्जी रिलीज हुआ होगा, 60।
अरे 6 एक्सचेंज हुआ है, 14 60, 60 जूल एनर्जी क्या हुआ, रिलीज हुआ। लेकिन इसी 3D4 कॉन्फ़िगरेशन को हम 3D5 में यदि कन्वर्ट कर दें, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, देखना एक्सचेंज 1 2 3 4, 4 एक्सचेंज, पहला इलेक्ट्रॉन किया, एक्सचेंज मतलब समझ रहा है ना, ये इलेक्ट्रॉन इसके यहाँ जाएगा तो ये वाला इसके यहाँ आएगा, ये इसके यहाँ जाएगा तो ये वाला इसके यहाँ आएगा, ये इसके यहाँ भी जाएगा तो इसके यहाँ आएगा, वो उसके यहाँ जाएगा तो उसके यहाँ आएगा। अब देखो अगला इलेक्ट्रॉन इसके यहाँ तो आया है, लेकिन इसके यहाँ अभी थोड़े ना गया था, गया था, तो अब जाएगा 3, फिर अगले वाले का 1 2 3 4 5, ये इसके यहाँ गया, फिर इसके यहाँ गया, कितना एक्सचेंज 2, फिर अगले वाले का 1 2 3 4 5, कितना एक्सचेंज हुआ इसमें जरा देखो तो, 4 3 7 2 9 10, मात्र एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा देने से, मात्र एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा देने से, D4 में एक ही इलेक्ट्रॉन कम न है, मात्र एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा देने से एक्सचेंज की संख्या 4 बढ़ गई अचानक से। तो ये यदि 60 जूल रिलीज किया तो ये कितना रिलीज किया, बताइए स्टेबिलिटी बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई। ये यदि कम एनर्जी पे आया तो ये उससे भी कम एनर्जी पे आ गया, तो जितना ज्यादा कम एनर्जी होगा ऑर्बिटल का उतना ज्यादा क्या होगा, स्टेबिलिटी। चूंकि एक इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से स्टेबिलिटी ज्यादा ही बढ़ जाता है, इसीलिए जब कॉन्फ़िगरेशन 4:3D4 का हो तो इसको हाफ फील्ड हम लोग बना देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसका उसमें डाल देते है ना। कारण समझ में आया क्यों करते हैं ऐसा, इट इज ड्यू टू एनर्जी फैक्टर, है ना। बाई सेंडिंग वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4s to 3d orbital, 3d orbital get half filled and it came at minimum energy due to which their stability is maximum। समझ गए, एक इलेक्ट्रॉन मात्र बढ़ा देने से 40 जूल की एनर्जी में डिफरेंसेस हो जाता है 3D4 और 3D5 में, 40 जूल और कम जाती एनर्जी D5 की D4 से, और D5 कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल हो जाता है, मिनिमम एनर्जी पे आ जाता है। दैट इज व्हाई वी कॉल हाफ फील्ड ऑर्बिटल इज एक्स्ट्रा स्टेबल, ठीक है। और यही मतलब फुल फील्ड ऑर्बिटल में भी होता है। लिखो, फोटो बनाओ फिर लिखाते हैं।
बनाइए, फोटो बनाइए जल्दी से। परीक्षा दे के आइएगा, सब लोग का क्वेश्चन जो लाएंगे वो डिस्कस कर देंगे। परीक्षा लेकिन ईमानदारी से नहीं हो रहा है ना, ईमानदारी से हो रहा है परीक्षा। लिख दिया, अब बात लिखना होगा ना। दूसरा कारण का हेडिंग बना देना यहाँ पे, एक्सचेंज एनर्जी। हेडिंग में लिख देना एक्सचेंज एनर्जी, रह गया था। हेडिंग में लिख दीजिएगा एक्सचेंज एनर्जी। बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन in an orbital exchange their position with electron of same spin, with electron of same spin in each exchange. Certain amount of energy is released and orbital came at
minimum energy, therefore maximum stability. And stability of atomic orbital directly proportional to exchange energy. ऐसे higher the exchange energy, lower the orbital energy, maximum the stability of orbital. ये कॉन्सेप्ट है बच्चा। अब हम यहां लिखें कि इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल एक्सचेंज देयर पोजीशन विथ इलेक्ट्रॉन ऑफ सेम स्पिन। इलेक्ट्रॉन अपना पोजीशन एक्सचेंज करेगा ऑर्बिटल में जिस इलेक्ट्रॉन का स्पिन सेम है, यानी प्लस हाफ स्पिन वाला इलेक्ट्रॉन किससे एक्सचेंज करेगा पोजीशन? प्लस हाफ वाले से। माइनस हाफ वाला माइनस हाफ वाले से। इन ईच एक्सचेंज सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। हर एक्सचेंज में कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। ऑर्बिटल केम एट मिनिमम एनर्जी, और ऑर्बिटल आ जाएगा मिनिमम एनर्जी पे, जिसके वजह से मैक्सिमम स्टेबिलिटी पे। यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बोलो ना, एक्सचेंज एनर्जी। यानी हायर द एक्सचेंज एनर्जी, लोअर द ऑर्बिटल एनर्जी, और मैक्सिमम द स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल। हायर द एक्सचेंज एनर्जी मतलब हायर द नंबर ऑफ एक्सचेंज, हायर द एक्सचेंज एनर्जी मतलब हायर द नंबर ऑफ एक्सचेंज। लिखिए, तो D4 में देखें हम लोग 6 एक्सचेंज होता है, और D5 कर दिया तो 10 एक्सचेंज हो गया। बताइए कौन कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होगा, D4 का कि D5 का? D5 का।
लिखिए। एक्सचेंज के बारे में जो बात हो रही है समझ गए ना। जैसे अपना पोजीशन एगो बच्चा देखो अभी एक्सचेंज किया, इधर बैठल था उधर चल गया, फिर उसके जगह पे वो बैठ जाएगा, यही एक्सचेंज इन पोजीशन है। हर एक बार जब उठ के बैठेगा तो एनर्जी तो घटेगा ही। 50 बार एक्सचेंज करा दें फिर देखिएगा कोना में यहीं बैठल है ना सर, अब कहाँ जाएंगे। 50 बार एक्सचेंज तो करा दिए हैं आज, अब आधा घंटा बाद यहीं पर बैठते हैं, अब एनर्जी नहीं बचा। ऐसे निकालिए 3D9 में 3D10 कॉन्फ़िगरेशन में कितना एक्सचेंज होगा, 3D9 में 3D10 में। थ्री डी 9 में 3D10 में 3D9 कॉन्फ़िगरेशन और 3D10 कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल कौन कॉन्फ़िगरेशन, 3D10 फुल फील्ड और वाइटल। बना दिए, दोनों में बना दिए। अब देखो ये सेम स्पिन वाला, ये यहां जाएगा फिर ये यहां जाएगा फिर ये यहां जाएगा और फिर ये यहां जाएगा। कितना एक्सचेंज हुआ, 4।
+3 +2 +1। दिखाई दे रहे हैं? दिखाई दे रहे हैं? सही सही पूछ रहे हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और नीचे वाला इलेक्ट्रॉन तो नीचे ही है ना, 6 7 8 9। अब नीचे वाला इलेक्ट्रॉन भी तो स्पिन करेगा, इस पे जाएगा, इससे जाएगा, ये इस पे जाएगा। कितना इलेक्ट्रॉन? 3 2 1। टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज 16। ऊपर से जोड़ रहे हैं। अप स्पिन वाला 10 एक्सचेंज करेगा, डाउन स्पिन वाला 6 एक्सचेंज करेगा। करेगा ना? और यहां देखो, अप स्पिन वाला 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 +3 +2 प्लस, और फिर नीचे वाला चूंकि 5 ही है, 1 2 3 4 5 है ना, और नीचे वाला भी 5 ही है, 1 2 3 4 5। एक्सचेंज की संख्या नीचे से भी 1 2 3 4, तो 4 +3 +2 प्लस, सब मिला के एक्सचेंज कितना हुआ? हाफ फील्ड में एक्सचेंज हुआ 10, फुल फील्ड में एक्सचेंज हुआ 20, जो इससे 4 यूनिट ज्यादा है। ठीक है, तो वो एनर्जी इस ऑर्बिटल का मिनिमम है, इसलिए फुल फील्ड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होगा। लिखिए, तो दो कारण आप बता सकते हैं हाफ फील्ड और फुल फील्ड की स्टेबिलिटी का। पहला कारण ज्यादा सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, और दूसरा कारण एक्सचेंज एनर्जी। जहां एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होगा वो स्टेबल ज्यादा होगा। और फिर उसमें पूछा जाए कि कैसे, तो कहिएगा देखिए, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से एक्सचेंज करेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, तो ऑर्बिटल की एनर्जी घटेगी। जितना ज्यादा एक्सचेंज होगा उतना ज्यादा एनर्जी घट जाएगी, और ऑर्बिटल की जितनी ज्यादा एनर्जी घट जाए ना, उतना ज्यादा अस्थिर हो जाता है, उतना ज्यादा अस्टेबल हो जाता है। यहाँ स्टेबल का मतलब स्थिर होना होता है। बचपन के मन में अस्टेबल का मतलब थोड़ा उल्टा होता है कि जगह 2 4 गो मर्सिडीज है, 4 5 गो आदमी है,
गेट खोलने वाला 2 गो है, 10 गो बंगला है, वो ज्यादा स्टेबल है। एक्चुअली मैं स्टेबिलिटी वहां से नहीं देखा, जो अस्थिर है वो ज्यादा स्टेबल है। जिसके पास एनर्जी ज्यादा है केमिस्ट्री के हिसाब से, वो मॉलिक्यूल रिएक्टिव ज्यादा है, वो स्टेबल कम और रिएक्टिव ज्यादा है। करेगा बदमाशी, जितना जल्दी उसको ठंडा लगे लगता है उतना जल्दी तुमको गर्मी लगे लगता है। कौन सी गिर गया था? नीचे गिर गया था? बताइए। तो खोल के रख दिया जाएगा, सब जगह से वही हुआ है, सब जगह लगल था, धीरे धीरे वहां वो देखते रह गया है, वो चल जाएगा, खोल के रख देंगे। हो गया या कोई दिक्कत? हाफिल्ड फुलफिल्ड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होता है, तो जहां जहां पे फुलफिल्ड हो जाए ना एक इलेक्ट्रॉन मात्र के रखने से, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल में ये कंसेप्ट लगता है, जहां मात्र एक इलेक्ट्रॉन को प्रमोट कर देने से ऑर्बिटल हाफ फील्ड या फुल फील्ड हो जाए, वैसे जगह पे प्रमोट कर देना ही चाहिए। ठीक है, कहां कहां ये तुमको मिलेगा ये कॉन्सेप्ट? करोड़पति मोटर वाला, बढ़िया से लिख देते हैं, करोड़पति मोटर वाला, ये सब में भरेगा पहले 4s2 3d4, लेकिन ये कॉन्फ़िगरेशन काट के लिख देना है 4s1 3d5, है ना। और कॉपर चांदी सोना, इसमें सब केस में आएगा, एस पे 9, डी एस पे 2, 4s2 3d9। तो इसको ऐसा करना है क्या, इसको बदल देना है क्या? ठीक है, यह हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो गया, और ये फुल फील्ड ऑर्बिटल हो गया। जल्दी लिखो, कहा जाए कि भाई हो रहा था तो लिख ऐसे काहे दिए, वो गलती काहे कर दिए? बोले सर एक ही इलेक्ट्रॉन यहां से उठा के वहां रख देंगे तो स्टेबिलिटी उसके 4 गुना बढ़ जाता है, इसलिए ऐसा करते है ना जी। और नहीं तो लोग, कुछ लोग ऐसे भी समझा देते हैं कि भाई ये एक्सेप्शन है, याद कर लो, तो उसी एक्सेप्शन का कारण बताएं हम, एक्सचेंज एनर्जी, है ना, एक्सचेंज बढ़ेगा तो एनर्जी ऑर्बिटल की घटेगी, और एनर्जी घटेगी तो ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, है ना। जैसे कि इस भाई साहब को देखिए, महीना मिलता है शुरुआत के 10 दिन में, तो 2-4 दिन गायब हो जाते हैं, बाबूजी महीना देते हैं 2-4 दिन गायब रहता है, 2-4 दिन फुर्सते नहीं है पड़ेगा, इतना ना काम रहता है। एक शर्ट देखा था, उस मॉल में जाना है, एक आध गो सिनेमा रिलीज हो गया, जरा वो भी देख लेते हैं, फिर गांधी मैदान
पटना में रहता है, वहाँ कुछ कुछ होता है, जरा वो भी एक दिन देख लेते। टाइम ही नहीं मिला, 4-5-7 दिन गायब। फिर वहां जब एनर्जी घट रहा है, वो जो महीना मिला है वो घटा, अब 1000-1500 बच रहा है, तो इधर से 25 दिन चलना है। चले भाई कोचिंग चलते हैं, अब पढ़ते हैं, अब रूम में पे रहेंगे, ज्यादा नहीं निकलेंगे, सब पैसे खर्चा हो जा रहा है। तो रूम पे रहना स्टेबिलिटी है, और वो जो कर रहे थे वो अनस्टेबिलिटी था, है ना, वो रिएक्टिविटी था आपका। तो ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया है। एक तो इक्वेशन है स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन, वो आप केमिस्ट्री पूरा खत्म तो होता है ना, आगे आगे चलता रहता है, तो वो अगला होगा, टेस्ट तो हो ही जाना चाहिए। बढ़ा रहे हैं। अब इसके बाद वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। मतलब जितना आप लोग पढ़े ना, उसके बाद भी एक मॉडल है जिसको बोलते हैं वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एक्चुअली में हम लोग जो पढ़े, कितना पढ़े, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले थॉमसन मॉडल से स्टार्ट हुआ, जो कह दिए एटम तरबूज होता है। फिर रदरफोर्ड साहब आए, जो अल्फा रेज लेकर के आए, एटम पे उसने बम्बार्डिंग कर दिया, तो पता चला है कि बहुत सारा जगह एटम का खाली होता है, और एक एक वो सेंट्रल पोजीशन पे एटम में न्यूक्लियस होता है। बोर साहब उसको लेके आगे बढ़े और कहे कि आखिर इलेक्ट्रॉन घूमता कैसे, तो उनको पता चला कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूमता है न्यूक्लियस के चारों तरफ। फिर ये घूमने वाली बात में डी ब्रॉडली साहब आकर करके भांजे मार दिए कि अरे ऐसे कैसे कोई घूमता है, इतना स्पीड से कोई घूमेगा तो उसमें वेव नेचर होगा, है ना, तो डुअल नेचर वेव का आ गया। तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे नहीं, वो वेव मोशन की तरह घूमता है ना, जिसमें एक ऐसा बनाए होंगे, आपको याद होगा, ऐसे बना करके ऐसे 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 ऐसे, है ना, ये डी ब्रॉडली साहब का मोशन का रास्ता है। और ये जो गोल वाला, हाँ, ये बोर साहब का। तो बोर साहब के बाद डी ब्रॉडली साहब आ गए। डी ब्रॉडली साहब आ गए तो हाइजेनबर्ग साहब माइक्रोस्कोप वगैरह लेके आ गए। हम देखिए कि बताते हैं कि क्या है अंदर। वो देखे तो बोला इलेक्ट्रॉन खोजना है, तो इलेक्ट्रॉन खोजने के लिए वो फोटोन से टक्कर करा दिए कि कहाँ पे एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने कहा ऐसा कोई खास जगह नहीं है कि वहीं पे इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो आप बता सकते हैं साहब कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, वहाँ पे है, वहाँ पे प्रोबेबिलिटी है, 90% चांस बनता है कि इलेक्ट्रॉन आपको वहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन कह दीजिएगा यहाँ पे है। जैसे आप लोग कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन ई है, वो घूम रहा है, वही इलेक्ट्रॉन में घूम रहा है, तो रॉकेट भी जा रहा है, तो वो रॉकेट वहाँ भी जा रहा है, वहाँ भी जा रहा है, पोजीशन उसका बदलता रहता है। तो ऐसा समझो कि ये वाला और ये वाला, इतना दूर के बीच में आपको इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। कितना दूर के बीच में, सब गोले गोल बना दिए ना उजरे से, देखो ये इतना दूर हुआ, और ये लास्ट में कितना दूर हुआ, इतना दूर। इतना दूर में इलेक्ट्रॉन आपको कहीं भी मिल सकता है, चूंकि इसका शेप एस सिमेट्रिकल है, इसलिए ऑर्बिटल का नाम रख दिए एस ऑर्बिटल। यही से तो हुआ। जिस ऑर्बिटल का शेप डबल या डम्बल टाइप का था, डमरू टाइप का था, डमरू इसलिए बन जाता है कि न्यूक्लियस पे इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता, तो यहां पर तो इलेक्ट्रॉन रहेगा नहीं, तो एक मुट्ठी बन गया और ऊपर में बैलून जैसा फूल गया। नहीं समझो, एक लमका बैलून ले लेते, अब बीचे में उसको पकड़ लेते, तो जो बैलून का ये वाला भाग है वो भी फूला हुआ, वो वाला भाग है वो भी फूला हुआ, उतना दूर में इलेक्ट्रॉन्स रहता है ना। तो ये 3 डायमेंशनल स्पेस की बात किया
कि 3 डायमेंशनल स्पेस होता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, जिसमें इलेक्ट्रॉन के रहने की संभावनाएं होती है, और उसी स्पेस का नाम रखा एस ऑर्बिटल। यदि सिमेट्रिकल है, स्फेरिकल है, गोल है तब, डंबल है तो पी ऑर्बिटल, और डबल डंबल है तो डी ऑर्बिटल, और एगो को तो शेप अभी तक फिक्स कुछ पता नहीं है, दैट इज एफ ऑर्बिटल। ठीक है, और बता दिए कि और इलेक्ट्रॉन आप लोग डिस्कवर कीजिएगा और एटम डिस्कवर कीजिएगा तो एक ऑर्बिटल और बनेगा, दैट इज जी ऑर्बिटल। अभी तक ये। अब एक्चुअली में जैसे फिजिक्स में आप गए होंगे और पढ़े होंगे कि एगो बस जाता है तो इक्वेशन ऑफ मोशन बनाइए, तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन वही बस nth सेकंड में जा रहा है तो फिर फॉर्मूला बदल जाता है ना, यू एन माइनस वन क्या क्या होने लगता है। ये स्क्रॉडिंजर साहब उसी बस को पार्टिकल भी समझे, उसी बस को वेव भी समझे, है ना। वेव और मैकेनिकल पार्टिकल, वेव और पार्टिकल दोनों को कंसीडर करके 3 डायमेंशनल जगह में मोशन का स्टडी करवाया, दैट थ्योरी इज कॉल्ड एज। ठीक है, ये अभी आप लोग को अभी इसी सिलेबस में पढ़ना नहीं रहता है, खाली इक्वेशन जानना रहता है कि क्या इक्वेशन दिए, वो कहीं कहीं आता है आईटी वगैरह में दोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन। नहीं पढ़ने का भी कारण है, पढ़ने का नहीं कारण ये है कि अभी आप लोग जो फिजिक्स पढ़ते हैं ना, नहीं देखिए कितना डेरिवेशन हुआ एकदम फिजिक्स जैसा। तो फिजिक्स जो पढ़ रहे हैं हम लोग अभी क्लासिकल फिजिक्स पढ़ रहे हैं। क्लासिकल फिजिक्स के बाद एक और फिजिक्स होता है जिसका नाम होता है क्वांटम फिजिक्स। ठीक है, वो आता है सीधा सीधा एमएससी में। तो क्वांटम फिजिक्स जाकर करके इसको सॉल्व करके बताए। क्वांटम फिजिक्स में बातें की जाती है, पार्टिकल को पार्टिकल भी समझना है और पार्टिकल को क्या समझना है, वेव समझना है। ठीक है, और स्पेस को 2 डायमेंशन नहीं समझना है, स्पेस को 3 डायमेंशन में जाना है। ठीक है, तो एक इक्वेशन है, सिर्फ उसको ध्यान में रखिएगा, लगेगा कि हाँ ये इसके बारे में थोड़ा थोड़ा ये सब जानते हैं। ये देखिए डी साई स्क्वायर, डी स्क्वायर एक्स प्लस डी साई स्क्वायर, डी स्क्वायर बाई प्लस डी साई स्क्वायर, डी स्क्वायर जेड प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच ई माइनस भी इंटू एच इंटू साई बराबर 0। ये स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन है, उनका नंबर तो लिखबे नहीं किया। स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन, वेव मैकेनिकल मॉडल। एट पाई स्क्वायर एम डी स्क्वायर एक्स क्यू डी एक्स स्क्वायर डी बाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, ये लिखे थे 4 पाई स्क्वायर एम एच स्क्वायर। अब यहां पर समझ में आता होगा साई क्या आ गया। देखो इस सैंपल को हम लोग कहते हैं साई, पी ए साई, त्रिशूल टाइप है, चम्मच नहीं। हाँ, ये शंकर भगवान का जो त्रिशूल है वैसा है ना, थोड़ा सा ऐसे ऐसे बना देते हैं उसमें, है ना। ये साई, पी साइलेंट होता है, साई इसको बोलते हैं, है ना। हम समझाते हैं कि ये ज्यादा कुछ नहीं है। साई आखिर है क्या, तो साई एम्पलीट्यूड को कहते हैं।
याद है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन चूंकि वेव मोशन में न जाता है तो इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं, इसी को अभी साई कहेंगे, बस और कुछ नहीं। ठीक है, और सुनो, थोड़ा थोड़ा बात समझना है, समझना है। एक तो है ही कि वो लिख लोगे, लेकिन लिख करके थोड़ा समझने में क्या जाता है। देखो, न्यूक्लियस यहां पे है, न्यूक्लियस यहां पे है, इलेक्ट्रॉन यहां पे है। 3 गो एक्सिस है, एक्स वाई जेड। तो ये जो दूरी देख रहे हो ना, इसी को क्या लिख दिया है, साई। क्या, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन यहां है, तो यही जो दूरी है इसी को क्या लिख दिए हैं, साई, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट। क्या, तो साई क्या है, तो ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से कितना दूर पे है। अब बताएगा तो एक डायमेंशन में नहीं बताएगा, जैसे तुम लोग नेवी में या एयर फोर्स वाले में देखा होगा सिनेमा में, कैसे कैसे वो जब कोऑर्डिनेट बताता है कि कहाँ पर है ऑब्जेक्ट जिसको मार गिराना है, तो इतना डिग्री नॉर्थ ईस्ट, इतना डिग्री साउथ वेस्ट, उतना डिग्री वेस्ट नॉर्थ। नहीं, ऑब्जेक्ट तो एक ही है, एरोप्लेन जा रहा है उसको मारना है, लेकिन उसका लोकेशन जब लेने लगते हैं तो तीनों डायमेंशन में बताना पड़ता है, तीनों दिशा से बताना पड़ता है कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, है ना, ईस्ट वेस्ट कै डिग्री पर लोकेटेड है, तभी ना सेट करके गिराइएगा। तो बस वही है, साई को तीनों एक्सिस पे सॉल्व किया गया, डबल डिफ्रेंसिएशन लगा हुआ है, डी एक्स स्क्वायर, डी वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। ये जो भी आ जाए, आधा मीटर, 1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर, 0.529 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, जो भी आए वो एक्स एक्सिस पे कितना, वाई एक्सिस पे कितना, और जेड एक्सिस पे कितना, है ना। जैसे देखो ये इलेक्ट्रॉन होता है, इसको इधर देखते हैं, 3D एक्चुअली में पढ़ना नहीं रहता, इसलिए इतना परेशान नहीं होना है। ये थीटा एंगल, ये फाई एंगल बताना पड़ेगा ना, कि ये वाला इलेक्ट्रॉन बाई कोऑर्डिनेट से कितना डिग्री एंगल पे, कितना दूरी पे, एक्स से कितना, वाई से कितना। तो साई वही है, साई बताता है कि एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितना दूर पे है, 3 डायमेंशनली। डबल डिफ्रेंसिएशन कर कर करके इसका सॉल्यूशन मिलेगा। बाकी क्या है, पाई जान ही रहे हो, एम मास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एच अपना वही पुराना प्लैंक कांस्टेंट, और दो चीज है इसमें, बड़ा वाला ई, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और भी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। लिख दीजिए, ये एक बार आया है, मतलब भी द फॉलोइंग इज स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। क्वेश्चन में 4 ऑप्शन बना देता और पूछता आपको कौन इसमें से स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन है, इतनी जानते हैं कि नहीं जानते, लिख दीजिए। कब तक है परीक्षा, 30 तारीख तक। ठीक ही है।
अच्छा से लेता ना परीक्षा तो ठीक रहता, बच्चा से पढ़ना शुरू कर देता। हाँ, या आप पढ़ाई कर रहे हैं परीक्षा का, इसका मतलब है वो परीक्षा ठीक हो नहीं रहा है। बच्चा से परीक्षा का पढ़ाई करे तो परीक्षा ठीक नहीं हुआ, गलियाएगा तो ठीक हुआ। एक बचवा वाला क्वेश्चन सब है, वही लेवल रहता है, बोर्ड है। तो पूछवे किया 1 नैनोमीटर में कितना मीटर। अपने दूसरा क्वेश्चन में डाल्टन साहब का नाम लेना है तो नहीं है। हम लोग डाल्टन साहब के नाम लेने से 2 बार पहले सोचते हैं कि अभी इनको क्या पढ़ाएं। कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कौन दिए। अब वाइटल फोर्स थ्योरी कौन दिए ये पूछ रहे थे। तो जो कहे थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ लिविंग बॉडीज के अंदर ही बनता है देवी देवता की कृपा से, शुरुआत के पहले ही दिन ही सब बात हो गया। होलर कोलवे साहब के बारे में भी न पूछा है, वाइटल फोर्स थ्योरी पूछा है। लेकिन वो भी चीटिंग कर करके सब टिक लगाया होगा कि रे ना, पूरा का पूरा यूट्यूब पे बना हुआ होगा एकदम। लिख दिया, मोटे मोटे तौर पे समझ गया ना ईसाई क्या है। इस जगह रास्ता बताएगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, किस एक्सिस पे, कितना दूर पे, है ना। इसको सॉल्व करने के लिए बचा, देखो एक डिस्टेंस चाहिए, आर मान लो, साथ में थीटा चाहिए और फाई चाहिए, आर साइन थीटा फाई। देखो ये ऐसे भी लिखा था, आर थीटा और फाई, ऐसे, है ना। इसके 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, साई निकलेगा तब क्या क्या निकलेगा, कितना दूरी पे है, कितना थीटा एक्स वाई, और कितना फाई एक्स जेड प्लेन में। ठीक है, आगे बढ़िए, थोड़ा सा साई वगैरह के बारे में जानना है। साई क्या है, साई क्या है, तो इट गिव एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव। साई हैज नो सिग्नल, नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। क्या बताता है, तो एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव बताता है। न्यूक्लियस की दूरी तो बता ही दिया। लिखा जाता है साई हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, कहता है फिजिकली इस क्वांटिटी का कोई मतलब नहीं है। अभी क्या हो, फिजिकली इस क्वांटिटी का मतलब नहीं है, मतलब मैथ में ये क्वांटिटी उपयोग में लाने लायक नहीं है। तो किसको लाइएगा, साई स्क्वायर को लाइएगा। देखो क्यों नहीं है, सुनोगे, अरे मेरे साथ रहो, जो कुछ नहीं बूझने वाला है ना वो भी बूझ जाता है। ये देखिए साई, और ये देखिए अगले बार साई निगेटिव में आ गया। अब बताइए किसी का पोजीशन निगेटिव में होने का कोई मतलब, न्यूमेरिकल में वो नेगेटिव के साथ वैल्यू पुट होगा क्या। तो साई का स्क्वायर कर दें तो हो जाएगा पॉजिटिव। तो साई हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस बट साई स्क्वायर हैज, तो साई स्क्वायर, जो बट साई स्क्वायर
हैज फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो साई स्क्वायर क्या बताता है? मॉड लगा दिए कि नेगेटिव में क्वांटिटी नहीं होगा। साई स्क्वायर इट गिव द probability of finding an electron around the nucleus of an atom in three-dimensional space called as साई स्क्वायर, और इसका नाम भी है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। इसका नाम है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। लिखिए जल्दी से। इतना बतियाने के लिए भोरे भोरे क्या रहता है? सुबह सुबह तो शुद्ध मन से आदमी काम करता है। हम्म कहा है, वो सर्च कर लेगा वहीं पे तो न आ जाएगा। देखिए, मतलब हमको साथ ही ले जाने का मन है। देखिए, फोटो गूगल लेंस लगा देना। परीक्षा देगा। देखिए, हम चाह रहे थे कि अब इस बार इस सब का परीक्षा ऐसा होता कि हिलने तक नहीं देता, तो अभी से पढ़ना शुरू कर देता। ऐसा भी हो रहा है। क्योंकि नहीं होने से बच्चा पढ़ता कम है। यदि इस तरह का परीक्षा हो तो पढ़ना शुरू कर देगा। आज यदि बच्चा पढ़ना शुरू कर देगा तो कोई कंपटीशन या काम वाला काम हो जाएगा, है ना। इतनी बेरोजगारी इसी वजह से नहीं कि यहाँ शिक्षा व्यवस्था फेल। फेल का मतलब थोड़े ना कि स्कूल कॉलेज का कमी। फेल का मतलब यह है कि परीक्षा को परीक्षा की गरिमा से ली ही नहीं जाती। सीबीएसई बोर्ड में ली जाती है तो उसका एक अलग स्टैंडर्ड बाबी भी बना हुआ है, लेकिन बोर्ड वाला अपना सरकारी विभाग हो जाता है एकदम। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इन थ्री डायमेंशनल स्पेस, थ्री फाइंडिंग, इट गिव द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। देखिए, सवाल तो हल्का हल्का पूछ ही रहा है, चलिए वो तो बढ़िया है, लेकिन वही हल्का सवाल ईमानदारी से न बनवाए, वही ईमानदारी से नहीं बना रहा है। सवाल का स्टैंडर्ड जो आपका है उसमें देखिए, तो उन लोग क्या करता है, उसमें सरकारी विभाग के लोग लगे हुए हैं, नेता मंत्री एमएलए। वो कहते हैं नहीं ये सब तो ठीक है, लेकिन हमारे राज्य की बच्चियां भी पढ़ेगी। लालू जी कहते थे गाय भैंस चराने वाले लोग भी पढ़ेंगे, तो कैसे पढ़ेंगे?
प्रैक्टिकली फ्लोर पे लाइए, तब फ्लोर पे चोरी कराइए। तो जब यहाँ पे आईएएस लोग चोरी बंद किए थे, एक बार बंद किए 13-14 में ही, तो 30% रिजल्ट हुआ था बिहार का, यानी 100 में 30 बच्चा पास हुआ, 70 को फेल हुआ। तो रियल स्थिति वही है, 30 बच्चा पढ़ रहा था। तो इन लोग क्या किया कि वो यहाँ बोर्ड ऑफिस आके जला वला दिया पूरा सब, इतना ना दबाव दिए सब जगह से कि नीतीश कुमार वो आईएएस को डांट डांट के, क्या करते हैं महाराज, आप ही एगो पढ़े लिखे हैं, यही सब। क्वेश्चन देखना तुम लोग का, क्वेश्चन बैंक में मिलेगा, आईआईटी के मॉडल पे क्वेश्चन सेट कर दिए थे, यानी कि उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी था, उसमें असर्शन रीजन भी था। हाँ, 13-14 में वैसा ही सेट हुआ था क्वेश्चन, है ना। उसमें जो है ट्रू फॉल्स था, फिर लिखने वाला भी था, 5 तरह का क्वेश्चन सेट हुआ था। उसमें आता है, लेकिन इसमें नहीं ना आता है, इसमें तो प्लेन आता है। यहाँ तो इतना अच्छा है, 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कोई 35 टिक लगा दीजिए। 20 क्वेश्चन 2 नंबर का दिए, 10 ठो कोई बना दीजिए, कोई 10 ठो, आने जो मिल जाए किताब में बना दीजिए। 6 गो 5 नंबर का क्वेश्चन है, 3 गो कोई बना दीजिए, 50%। सवाल भी आसान। अब देखिए आप, रेडियल प्रोबेबिलिटी, है ना, उसमें भी बता रहा है सर, आपको भेज देते हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अब बाद में अपने बच्चों को कहेगा कि हम लूटे ऐसे, हम बर्बाद ऐसे थोड़े ना हुए थे, हमारे बर्बाद करने में तो कोचिंग वाले सर भी थे, सरकार भी था, कोचिंग वाले सर भी थे। 4πr² साई स्क्वायर, इसको बोलते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक है, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मतलब समझिए, मैथमेटिकल है थोड़ा सा। अभी बता रहे थे इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना, तो इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना ऐसे न था, 10वां में एगो मैथ बनाए होंगे, जिसमें पढ़ना रहता था रिंग की मोटाई, अंगूठी रहता था और अंगूठी की मोटाई। तो ये वाला डिस्टेंस जो देख रहे हैं आप, और ये वाला जो डिस्टेंस देख रहे हैं आप, इस डिस्टेंस को आर लिखिएगा, इसको आर लिखिएगा, तो ये मोटाई कितना हुआ, आर माइनस आर। ठीक है, सुनिएगा, तो न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं वो एक लाइन पे नहीं रहते, इलेक्ट्रॉन्स इतने दूर में रहते हैं। रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन्स मिल जा सकता आपको ऐसे, ठीक है, इसीलिए नाम पड़ा है रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक है, तो इट ऑल्सो गिव probability of finding an electron around the nucleus of an atom in 3-dimensional space in certain radius, है ना, कुछ रेडियस के अंदर में इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना को बताता है, उसको कहते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। इट इंडिकेट probability of finding an electron around the nucleus of an atom in certain रेडियस, और रेडियस क्या है, तो आर माइनस आर जो है इंडिकेट किए, इन सर्टेन रेडियस along the 3-dimension स्पेस। तो 3 गो टर्म था, साई, साई स्क्वायर,
4πr² साई स्क्वायर। स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन में साई निकलेगा, साई स्क्वायर निकालेंगे, 4πr² साई स्क्वायर निकालेंगे। बाकी ई तो टोटल एनर्जी था ही, भी पोटेंशियल एनर्जी था ही, एच के लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं। वो 6.626 इंटू 10⁻⁻34। अब 8-10 को ग्राफ पढ़ना है, पढ़ लेते हैं। हो गया यार, जल्दी से लिख लो, अभी है अपने पास 10 मिनट। 10 मिनट 5 को ग्राफ पढ़ने लगे। तीन 9 ग्राफ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते रहिएगा अपने अपने, हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का 2-4 बार लिखिएगा, नहीं तो भूला जाइएगा, और उसकी जरूरत सब जगह पड़ती है। देखिए ग्राफ, इसी इक्वेशन का ग्राफ है, जो अल्टीमेट रिजल्ट आया वो ये है। इधर साई है, आइए यहां पे न्यूक्लियस है, ठीक है, और इधर में दूरी है आर, दूरी। इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना बाबू न्यूक्लियस पर तो नहीं होता ना, न्यूक्लियस के सरफेस पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन का सरफेस हटा दीजिए, यहां इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना ज्यादा है और धीरे धीरे क्या हो गया, घट गया। ये 1s ऑर्बिटल का ग्राफ है, साई और आर के बीच। देखिएगा, ये साई, इधर में आर, ग्राफ खींचना है 2s का। ये देखिए ऊपर नहीं जाएगा, 2s का ग्राफ खींचना है। थ्री एस बनने के लिए फिर जाएगा ही, लेकिन ये 2s का ग्राफ बनाए, 2s ऑर्बिटल, जहां पे इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना 0 हो गई, यहां पर क्या संभावना हो गया, इलेक्ट्रॉन मिलेगा जी वहां पे, साई क्या हो गया, 0। इसी पोजीशन को हम लोग कहते थे नोड। ये ऊपर वाला 1s का ही ग्राफ है ना, और नीचे में किसका ग्राफ हो गया, 2s का। और साई और आर के बीच ग्राफ 2p के लिए तो डंबल वाला शेप था, इसमें ये बढ़ेगा और फिर घट जाएगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना ज्यादा होगा। नहीं, 2p का ग्राफ ऐसे बनाते थे, ये न्यूक्लियस था, यहां पे तो इलेक्ट्रॉन रहता नहीं था, ऐसे। इससे आपको कंसेप्ट लेना है कि इस ऑर्बिटल में यदि बीच वाला पोजीशन में इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावनाएं ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन तो पूरे ऑर्बिटल में मिलेगा, लेकिन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहां मिलेगा, बीच में, है ना, जो डंबल वाला है, यहां पे इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा मिलेगा। ये ग्राफ 2p के लिए, यहां पे तो न्यूक्लियस ही है, उसके ऊपर से ग्राफ बनाइएगा। साई आर का ग्राफ, साई स्क्वायर का ग्राफ, साई स्क्वायर और आर का ग्राफ।
आर का ग्राफ, न्यूक्लियस है ये, इलेक्ट्रॉन यहां से मिलना शुरू होगा और यहां ऐसे जाएगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे मिलेगा। साई स्क्वायर और आर का ग्राफ, स्क्वायरिंग ऑफ ग्राफ से क्या होगा बच्चा, देखो ये जो नीचे में जो आया था नेगेटिव एक्सिस पे, वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। क्या पॉजिटिव बन जाएगा? तो जो ग्राफ नीचे है वो सीधा का सीधा क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा। वन इस वाला गलती बना दीजिए, उधर वाला काहे बना दिए इसे तरीके, तो ऐसे ही ना होना है। तो ये वाला ग्राफ ऐसे आया ऐसे, और फिर यहीं से ऊपर उठ जाएगा और उठ के फिर ऐसे यहां पर मैक्सिमम, दैट इज अ साई स्क्वायर। ये जो नीचे आ रहा था इसी को क्या कर दी, ऊपर कर दी, पॉजिटिव एक्सिस में दिखा दिया। और ये वाला ग्राफ में कोई विशेष अंतर नहीं होगा, पहला ग्राफ में भी कोई अंतर नहीं हुआ था। तीसरा जो 3 ग्राफ होता है वो होता है इसका 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और आर के बीच का ग्राफ। रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी चूंकि बताता है एक चौड़ाई के अंदर, एक रेडियस के अंदर इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना है। तो रेडियस के अंदर जब बताएगा, सुनना देखो ग्राफ बहुत भारी नहीं है कि इसको भारी मन से तू लोग देख रहा है, भारी मन से नहीं देखना है, बस इस जो है उसका फोटो बनाना है। यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन ऐसे होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या थोड़ा ज्यादा ही दिखाई दे रहा है, बीच में इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना ज्यादा है ना, यही रेडियस में इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना दिखाता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये दिखाता है कि शुरुआत में इलेक्ट्रॉन जब था तो थोड़ा कम था, लेकिन बीच में इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। चलिए वहीं पे बोर साहब अपना ऑर्बिट बने लेते है ना, तो पाने की संभावना ज्यादा है, इस रेंज में जाना है, इस रेंज में ज्यादा है, लेकिन इसके ऊपर नीचे भी इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएगा। तो यहां पर जो ग्राफ बनता है इसी का ग्राफ ऐसे बन जाता है। फिर 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर और आर के बीच का ग्राफ। तो एक बार ऐसे फिर टप्पा खिला दो, फिर ऐसे फिर टप्पा खिला, ये 1s के लिए और ये 2s के लिए, 2s के लिए, और इस ग्राफ में ज्यादा कोई अंतर नहीं है। इतना ही पढ़ाना है सर, सब आज कैसे पढ़ा देंगे, के बोलते रहता है सब बात। एटॉमिक स्ट्रक्चर ओवर हो गया साहब, खत्म हो गया, सब कुछ पढ़ा दिए सर, एक कॉपी पढ़ा दिए होंगे। ये 3 चैप्टर हमने फिजिक्स का भी पढ़ा दिया, मॉडर्न फिजिक्स का, इसी चैप्टर में आया हुआ था। इसी चैप्टर में था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, न्यूक्लियस, ये 3 चैप्टर है। किताब खरीदे हो एम करीम का? ठीक किए हो। एम करीम का फीस का किताब आता है यार, न्यूमेरिकल वगैरह बनाने के लिए, शुरुआती किताब है यार, एससी वर्मा का। तो +2 वाले में एम करीम में एक ही साथ सब है, +2 में अलग अलग है 11 12। तो एक साथ यदि देखोगे ना तो उसमें 2-3 चैप्टर मिल जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले दिन। परीक्षा दीजिए, जो देने वाले हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक।